सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में, यानी 7 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि हाल ही में मोदी सरकार ने स्वदेशी खिलौनों के उत्पादन और विस्तार के लिए किस प्रतियोगिता को पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों इसकी कहानी क्या है। टॉय कैथुन नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। टॉय कैथुन इसका सही आंसर है। टॉय कैथुन 2021 5 जनवरी को ये लॉन्च किया गया पोर्टल। अब इसका उद्देश्य क्या है? अभी तक दोस्तों जो देश में खिलौने आ रहे हैं, बच्चों के खिलौने आते हैं, जो 80% ऑफ द खिलौने जो हैं, 80% खिलौने जो हैं बाहर से आ रहे हैं, यानी विदेशों से आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको टैप किया जा सकता है इंडिया द्वारा। तो इसी पर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। उसी अभियान के तहत जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री, केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे रमेश पोखरियाल जी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं जिनके पास, तो रमेश पोखरियाल और यूनियन मिनिस्टर अदर जो स्मृति जुबिन ईरानी जिनका पूरा नाम है, उनके पास क्या है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री है। इन दोनों ने मिलकर के टॉय कैथुन 2021 का उद्घाटन किया है एक पोर्टल के माध्यम से। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो 80% खिलौने जो बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, आयात कर रहा है, उसको क्या किया जाए, धीरे धीरे कम किया जाए और फिर फिनिश कर दिया जाए। यानी 100% खिलौनों का निर्माण इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। तो इस तरीके का अभी क्या है, टॉय कैथन नाम से एक प्रतियोगिता लॉन्च की गई है केंद्र सरकार द्वारा। इस प्रतियोगिता को पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया गया है toycathon.mic.gov.in नाम से। इसमें कोई भी जाकर के, कोई भी संस्था, इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी स्टार्टअप जो हाल ही में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ऐसी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल यानी पर्सन, वो जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या किया जाएगा कि उनके बीच में प्रतियोगिता, उनसे आइडियाज़ लिए जाएंगे कि किस प्रकार से जो है स्वदेशी खिलौनों को क्या किया जा सके, विकास किया जा सके। और उनको खिलौने बनाने के लिए आइडियाज़ उनसे जो लिए जाएंगे, उनमें क्या किया जाएगा, 50 लाख तक का इनाम दिया भी जाएगा, जिसको जो बेस्ट अपना कॉन्सेप्ट देगा। और बाद में किसी का आइडिया अगर अच्छा है तो उसको जो है उसमें निवेश के माध्यम से उसको प्रमोट भी किया जाएगा, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा, जिसका भी बेहतरीन टॉय कॉन्सेप्ट होगा। तो इसका मेन उद्देश्य है कि इसमें छात्र भाग ले सकते हैं, अध्यापक भाग ले सकते हैं, स्टार्टअप, खिलौनों से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं या पेशेवर जो हैं, इसके अंदर प्रोफेशनल व्यक्ति हैं जो, वो सभी इसके अंदर भाग ले सकते हैं। और उनके विजेताओं को 50 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। 21 फरवरी से 8 फरवरी तक इनकी चेकिंग की जाएगी। 21 फरवरी से 8 फरवरी तक इनका मूल्यांकन किया जाएगा, जो भी विजेता होंगे उसमें। और जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो 20 जनवरी तक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो खुले हैं। आप भी अपने जो है, आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है तो आप गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य है जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको खिलौनों के लिए तैयार करना, उनको मानसिक फिटनेस को बढ़ावा देना। इसके अलावा जो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और संस्कृति, जो पुराने टाइप के खिलौने हैं उनको बढ़ावा देना, स्वदेशी यानी जो पहले इंडिया के अंदर चलते थे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत जैसे, जलवायु परिवर्तन, इन सब पे कॉन्सेप्ट पे ही खिलौने डिज़ाइन किए जा सकते हैं। तो इन सभी को जो है उत्पादन को, स्वदेशी खिलौनों के उत्पादन और विस्तार के लिए ये प्रतियोगिता पोर्टल के माध्यम से लॉन्च की गई है, टॉय कैथन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा। यानी अभी तक जो बाहर से चाइना के खिलौने आ रहे थे उनको धीरे धीरे अंकुश लगाने का इसका लक्ष्य है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। DRDO ने हाल ही में अपनी बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी जो है वो किस मेट्रो रेल से उसका MOU साइन किया है। MOU आपको पता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एक तरह का क्या होता है, समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है किसी भी दो संस्थाओं के बीच में, दो पर्सन के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, कि किसी पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के वो सहमत होते हैं। अभी DRDO आपको पता ही है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो रक्षा अनुसंधान क्षेत्र के अंदर काम करती है हमारी।
और उसने एक काफ़ी टाइम पहले एक टेक्नोलॉजी का विकास किया था जो हाई एल्टीट्यूड पर हमारे जवान हैं, जैसे लेह लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, सियाचिन है, वहाँ के ग्लेशियर्स के लिए बायो डाइजेस्टर उन्होंने निर्माण किया था। बायो डाइजेस्टर मतलब जो ह्यूमन वेस्ट होता है, तो उसको ह्यूमन वेस्ट को क्या किया जाए, मान लो एक अच्छे तरीके से उसका डाइजेशन किया जाए, और सैनिटाइजेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने एक विकसित की थी बायोडाइजेस्टर यूनिट नाम से। MK2 टेक्नोलॉजी उन्होंने नाम दिया था, लेकिन बाद में उनके लिए तो यूज़ किया गया, लेकिन अभी वो देश के अंदर भी ये DRDO अपनी जो है ये सेवा देने के लिए तैयार है। इसी क्रम में पहला बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी जो इनकी है वो महाराष्ट्र मेट्रो के साथ इन्होंने क्या किया है, MOU साइन किया है। DRDO क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा टेक्निकल सपोर्ट क्या ट्रीटमेंट के लिए, ह्यूमन वेस्ट जो आपका रहता है, जो उतनी भी आपकी वॉशरूम वगैरह बने होते हैं ट्रेनों के अंदर, आप देखते होगी कि जो आजकल बायो टॉयलेट बन चुके हैं, तो वो इसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। DRDO ने ये टेक्नोलॉजी का विकास किया था। अब महाराष्ट्र मेट्रो के लिए MOU इनका साइन हो गया है। इनिशियली ये हमारे फोर्सेस के लिए जो DRDO ने तैयार किया था, लेकिन अभी अदर आगे और विस्तार इसका किया जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र मेट्रो के साथ उन्होंने MOU साइन कर लिया। DRDO आपको पता ही है, इनके चेयरमैन आपको मैं रोज़ बताता हूँ। DRDO के जो चेयरमैन हैं वो कौन हैं, G सतीश रेड्डी जी हैं वर्तमान चेयरमैन DRDO के। ये आपको याद रखना है। हेड क्वार्टर DRDO का हमारा कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है। इसके बाद महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसके साथ इन्होंने क्या किया है, MOU साइन किया है। उनका हेडक्वार्टर आपको पता हो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। दुर्गा शंकर मिश्रा जी उनके चेयरमैन हैं। तो इसमें इतनी बात हो गई दोस्तों। मोटी मोटी बात है कि DRDO ने क्या किया है, बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन वेस्ट है यानी बायो टॉयलेट्स वगैरह की ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसको महाराष्ट्र मेट्रो के अंदर भी लगाया जाएगा। DRDO की टेक्नोलॉजी जो इनिशियली हमारे फोर्सेस के लिए की गई थी। इतनी बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या चीज़ है, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किस देश के साथ स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के संबंध में एक मेमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन जो है वो साइन किया गया है। तो दोस्तों इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन पर साइन किया गया है एक देश के साथ। अब होगा क्या दोस्तों कि पहले जो हमारी कंट्री से स्किल वर्कर जाते थे वो बाहर जा कर के भटकते थे कि मान लो किस प्रकार के किस विभाग के अंदर वो काम करें, लेकिन अब देश बाय देश इंडिया क्या कर रहा है, MOU को साइन कर रहा है। इसी क्रम में एक जापान के साथ इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन जो है वो साइन किया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ से स्पेशल फोर्स यानी कुछ एक बंदे जो स्किल्ड होंगे उनको स्पेशल टाइप की स्किल्स दी जाएगी, कार्य कौशल दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जो जैपनीज़ लैंग्वेज के अंदर, और वहाँ की जो स्किल्स चाहिए वो यहीं से ही ट्रेंड करके उनको भेजा जाएगा, ताकि वो जापान में जा कर के 14 अलग अलग सेक्टर जो हैं वहाँ के डिसाइडेड किए गए हैं उनके जा कर के सीधा डायरेक्ट वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो उसको स्पेसिफाइड स्किल वर्कर नाम दिया गया है, यानी किसी भी स्किल के अंदर स्पेसिफाइड हो जाना, तो यहीं से ही वो तैयार होकर के जाएंगे जापान में जिसने भी काम करना है। तो ये सारी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जापान के साथ ऐसा जो है समझौता किया है इंडिया ने, और जापान की राजधानी टोक्यो है आपको पता होगा, और करेंसी वहाँ की जैपनीज़ येन है, तो ये आपको याद रखनी है। अगर आप बैंकिंग SSC की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे जनरली पूछ लिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत की पहली सेपी लैब का उद्घाटन कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से सुने। सेपी होता क्या है, सेपी आपको मैं इसका पूरा नाम बता देता हूँ, कोलेशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। ये एक तरह का क्या है समझौता हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे कि इसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य ये 2017 के अंदर दोस्तों एक फाउंडेशन स्थापित की गई थी सेपी नाम से, 2017 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। 2017 के अंदर सेपी का उद्घाटन किया गया था, सेपी फाउंडेशन को लॉन्च किया गया था डेवोस के अंदर, डेवोस स्थान पर क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि
इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक, प्राइवेट और जितनी भी फिलंथ्रोपिक मतलब जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं उनको आगे आकर के ये जो है इसके अंदर पार्टनरशिप करें और इसके अंदर इनिशिएटिव में भाग लें। और इसके अंदर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इंडिया की, जर्मनी की, जापान की, नॉर्वे की, ये सभी देशों की जो है सेपी फाउंडेशन में हिस्सा लें। और इसका है क्या मतलब, इसका उद्देश्य ये है कि ऐसी लैब्स स्थापित की जाएं ऑल ओवर वर्ल्ड पर जिसमें कोरोना जैसी महामारी की जो है वहाँ पे जो वैक्सीन वगैरह बनती है उनकी टेस्टिंग की जा सके। अभी इनकी टेस्टिंग के लिए भारत के अंदर एक सेपी लैब, भारत की पहली सेपी लैब जो है विकसित कर ली गई है। उसका उद्घाटन किया गया है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं हर्षवर्धन जी द्वारा। किनके द्वारा? हर्षवर्धन जी द्वारा क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया है दोस्तों? फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। उस लैब का नाम क्या रखा गया है? THSTI लैब। इसका वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है हमारा ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, तो इसका नाम आपको याद रखना है THSTI। ये वो लैब का नाम है THSTI, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये अपनी तरह का पहला लैब है इंडिया के अंदर। और ऐसे ग्लोबल लैब, ग्लोबल नेटवर्क में जो सेपी फाउंडेशन द्वारा विकसित किए गए हैं ग्लोबली सिर्फ 7 ही लैब हैं दोस्तों। कितने लैब हैं? 7 लैब हैं। और इंडिया में ये एक है फरीदाबाद में, अभी इसको लॉन्च कर दिया गया है। अभी इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि अभी जो जितनी भी कोरोना महामारी की जो वैक्सीन तैयार की जा रही हैं उसका किया जाएगा, इसका ट्रायल किया जाएगा, यानी इसको टेस्टिंग किया जाएगा, इसकी क्वालिटी का टेस्ट किया जाएगा, उसकी एसेस किया जाएगा उस क्वालिटी की वैक्सीन को। तो ये इसका काम है, तो अपनी तरह की पहली है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में घर घर रोशनी करने के उद्देश्य से शुरू की गई 2 योजनाएं उजाला और SLNP। तो यहाँ पे हम दोस्तों 2 योजनाओं की बात करेंगे, उजाला और SLNP। आपकी स्टैटिक जीके के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उजाला, आपको पता, उजाला का पहले पूरा नाम डिस्कस कर लेते हैं। उजाला योजना जो है वो शुरू की गई थी 2015 साइड में, 2015 के लगभग इसको शुरू किया गया था। हाँ जी, 2015 के अंदर इसको शुरू किया गया था। इसका नाम है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लाइट फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल्स। तो LED बल्ब्स इसके तहत बांटे गए थे। आपको पता है घर घर LED बल्ब जो बांटे गए थे वो उजाला योजना के तहत ही बांटे गए थे। इसके अलावा एक और योजना थी SLNP। इसका नाम है स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम। तो SLNP का ये पूरा नाम है। ये 2 योजनाएं इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है जनवरी 5, 2015 को शुरू की थी। ये दोनों योजनाएं जो हैं एक संस्था बनाई गई थी एनर्जी एफिशिएंस सर्विस लिमिटेड EESL, उसके अंडर में ये काम कर रही थी। दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा था, उजाला और SLNP। इन दोनों योजनाओं ने अभी हाल ही में अपने 6 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य ये था कि आपको उजाला और SLNP जो योजनाएं हैं काफ़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इनको आपको बताया जा सके। तो ये मैंने आपको बता दिया है, उजाला और SLNP 2 योजनाएं हैं। इनका उद्देश्य ये था कि घर घर में एक क्या होना चाहिए, रोशनी हो जाए। और स्ट्रीट लाइट जितनी भी है इनका, उजाला जो योजना थी इसकी उद्देश्य इसका ये था कि घर घर क्या होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। SLNP यानी हर गली रोशन होनी चाहिए। तो इन योजनाओं ने अपना 6 वर्ष कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 50 करोड़ से ऊपर के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है ये मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो 101% जो है आपका ये क्वेश्चन आने वाला है। RBI ने हाल ही में एक नया सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो वो सिस्टम जो है आपका नए वर्ष से यानी 1 अप्रैल 2021, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 से, क्या हो जाएगा, वो लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। अब वो सिस्टम का नाम क्या है? वो सिस्टम का नाम रखा गया है दोस्तों LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। आप नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ में, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर।
तो ये इसका पूरा नाम है। 1 अप्रैल 2021 से नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि 50 करोड़ से ऊपर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं NEFT और RTGS के अंडर में जितनी भी होती हैं, उसको क्या किया जाएगा, LEI के तहत रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी बड़ी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम बनाया गया है। इसमें 20 डिजिट ग्लोबल रेफरेंस नंबर इसके अंदर यूज़ किया जाएगा। उसको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा ऐसी ट्रांजैक्शन को जो 50 करोड़ से ऊपर की होंगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि बड़ी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में उनको आसानी होगी, ताकि कुछ इलीगल जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड पहचानने में जो है ईजी हो सके। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें LEI के अंदर कही गई थी। अब जैसे पहले RTGS था, NEFT था, वैसे ही होगा LEI, जो 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए होगा। अगर आपको 50 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन करना है तो आपको LEI सिस्टम के तहत चलना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा पहली बार हुआ है। नंबर 1 तो ये कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का जो पद है ये पहली बार सृजित किया गया है, तो एक बात तो ये हो गई। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो ये फुटबॉल के क्षेत्र में हमारी जो फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाली इंडिया के अंदर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन क्या है, हमारी संस्था है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसका अगेन हेडक्वार्टर क्या है, नई दिल्ली के अंदर है, और इसके प्रेसिडेंट जो फिलहाल जो हैं अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल जी हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, प्रफुल्ल पटेल इनके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अब पहला एक डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है इसमें। पहला डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का इसमें पद नहीं होता था, लेकिन हाल ही में इसको सृजित किया गया है। और दूसरी नई बात यह है कि इसमें पूर्व खिलाड़ी को इसका जो है सेक्रेटरी बनाया गया है। पूर्व खिलाड़ी कौन सा? अभिषेक यादव जी। अभिषेक यादव जी हमारे जो भूतपूर्व खिलाड़ी थे फुटबॉल के, उनको इस पद पर जो है बिठाया गया है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। तो इसमें 2-3 बातें आपको, एक तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रफुल्ल पटेल जो प्रेसिडेंट हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया गया? अभिषेक यादव, जो हमारे भूतपूर्व फुटबॉल प्लेयर रहे हैं। अंडर 16 अंडर 17 टीम में भी इनको रखा गया था। बाद में ये जो है इन्होंने 28 साल की उम्र में बाद में काफ़ी अच्छा फर्स्ट ट्रॉफी इनको जीती थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। एशियन कप कतर के अंदर भी इन्होंने जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सारी बातें इसके अंदर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन। भारत का पहला रेलवे फ्रीट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको पता होगा कि रेलवे फ्रीट बिजनेस डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है कि जो भारत के अंदर रेलवे के माध्यम से क्या होता है, माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना ले जाना होता है। उसके अंदर काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं कि उनको माल को लाना चढ़ाना करना, उसमें जो भी किराया भाड़ा लगता है उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं अब ऑनलाइन कर दी गई हैं। और स्पेशली पहले भी ये ऑनलाइन सूचना इसकी मिल जाती थी, लेकिन अभी स्पेशल इसका एक पोर्टल बना दिया गया है फ्रीट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल नाम से। और भारत का पहला रेलवे फ्रीट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल है। इस पोर्टल पर जाने पर आपको क्या मिल जाएगा? सारी की सारी रेल भाड़े से लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किराया लगेगा माल भाड़े को ले जाने के लिए, किसी संस्था द्वारा, किसी इंडिविजुअल द्वारा, ये सारी आपको उसका ट्रैकिंग किया जाएगा। जैसे आप पोस्टल की ट्रैकिंग करते हो, अपना कोई भी कुरियर ट्रैकिंग करते हो, वैसे भी आप इसकी यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हो। तो ये हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल जो हमारे रेलवे मिनिस्ट्री हैं जिनके पास, तो पीयूष वेद प्रकाश गोयल इनका पूरा नाम है, तो उन्होंने लॉन्च किया है फ्रीट बिजनेस डेवलपमेंट। इससे क्या आएगी? ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, प्रोफेशनल सपोर्ट दी जाएगी लोगों को। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आप मान सकते हो। तो इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर भी इसको जा कर के चेक कर सकते हो, और FOIS नाम से आपको ये मिल जाएगा। पीयूष वेद प्रकाश गोयल महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन करके आते हैं, और इनके पास एक अलग मिनिस्ट्री भी है, अतिरिक्त चार्ज भी है, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सभी मंत्रालय जो हैं पीयूष गोयल जी के पास हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर।
वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फेंस 2021 कब मनाया गया? तो इस पर हम चर्चा करेंगे। छोटी सी चर्चा है। वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन ये दोस्तों मनाया जाता है 6 जनवरी को। हर साल 6 जनवरी को ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि वॉर के अंदर कोई भी देश इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी वॉर हुए हैं या कोई भी स्वदेशी वॉर हुए हैं उसमें जितने भी बच्चे क्या हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट, उनका जो दर्द है उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए एक जो है उनको एक वॉर ऑर्फन दिवस जो है मनाया जाता है। अनाथ बच्चे यानी युद्ध में हुए अनाथ बच्चों का ये दिवस है जो हर साल जो है 6 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबली। तो अभी 6 जनवरी को ये मनाया गया है। तो लोगों को वॉर के जो है साइड इफ़ेक्ट समझाने के लिए, कितने बच्चों का भविष्य खराब होता है, इन चीज़ों को जो है प्रमोट करने के लिए जो है वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन डे जो है मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। आज जितने भी जो है क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। एक क्वेश्चन और जो इसका जाते जाते डिस्कस कर लेते हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। ये क्वेश्चन भूले भटके आ भी सकता है। फॉस्टिन ऑरचेंज टोडेरा हाल ही में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। इससे पहले ये पीएम भी रहे हैं इसी कंट्री के। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, इनका विश्लेषण अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।